नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। ये क्विक रिवीजन रहेगा, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को याद रखने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो इसमें आने वाले हैं। ये करंट अफेयर आपके आगामी एग्ज़ाम सहकारिता विभाग का जो एग्ज़ाम होने वाला है रविवार को, उसके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही आगामी जो परीक्षाएं हैं प्रयोगशाला परिचालक और कृषि मंडी के लिए, ये उसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि कृषि मंडी में 10 नंबर का दिया है समसामयिक घटना, तो 5 छत्तीसगढ़ के आएंगे, 5 नेशनल के, तो हमारा नंबर कटना नहीं चाहिए, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर पहला है क्या, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2023। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? सरोदा दादर कबीरधाम को। सरोदा दादर एक डैम है और वहाँ पर क्या बना हुआ है? बैगा एथनिक रिजॉर्ट। अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के रिजॉर्ट बनाए गए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जैसे कि कांकेर में नथिया नवा गाँव में बनाया गया है, ठीक है। महेशपुर वाला बनाया गया है इको टूरिज्म। तो उसी प्रकार सरोदा दादर में भी बनाया गया है बैगा एथनिक रिजॉर्ट। इसको रजत श्रेणी में सम्मानित किया गया है। किसको? सरोदा दादर कबीरधाम को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2023 के अंतर्गत रजत श्रेणी में किसको सम्मानित किया गया? तो हमारे छत्तीसगढ़ के सरोदा दादर कबीरधाम को। बहुत ही अच्छी जगह है, विजिट जरूर कीजिए, लेकिन एग्जाम के बाद। अभी तक तो मैं भी यहाँ नहीं गई हूँ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर विश्वकर्मा सम्मान। छत्तीसगढ़ के गज्जू निर्मलकर को सम्मानित किया गया। ये लॉन्ड्री का व्यवसाय करते हैं। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा या विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा ये विश्वकर्मा सम्मान दिया गया। टोटल जो पैतृक कार्य करते हैं वो ऐसे 18 लोगों को सम्मानित किया गया। इस 18 में हमारे छत्तीसगढ़ के गज्जू निर्मलकर जी भी शामिल थे, जिनका व्यवसाय क्या है? लॉन्ड्री का व्यवसाय है। जिनका व्यवसाय क्या है? लॉन्ड्री का व्यवसाय है। इनको राष्ट्रीय स्तर पर विश्वकर्मा सम्मान दिया गया गज्जू निर्मलकर जी को। कब? 17 सितंबर 2023। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा रहता है, तो उस दिन सम्मानित किया गया। अच्छा, ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2023 वाले में याद रख लेना, 27 सितंबर को रहता है विश्व पर्यटन दिवस। उसी दिन क्या किया गया? इसको सम्मानित किया गया। सरोदा दादर कबीरधाम को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2023 सम्मान दिया गया रजत श्रेणी में। कब? 27 सितंबर को। ये विश्वकर्मा सम्मान कब दिया गया? 17 सितंबर 2023 को। भूमि सम्मान 2023। तो भूमि सम्मान 2023 से छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही सरगुजा और बेमेतरा, 2 जिले का नाम हमको याद रखना है, सरगुजा और बेमेतरा। इस जिले को भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट किन 2 जिलों को प्रदान किया गया है? ऑप्शंस में आ गया, जैसे कि सरगुजा सूरजपुर बेमेतरा, सरगुजा बेमेतरा या फिर बालोद बेमेतरा। तो सही आंसर क्या होगा? सरगुजा बेमेतरा। इसको क्या किया गया है? भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। और साथ ही में भूमि सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो हमारे छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से हर वर्ष एक न एक प्रश्न पूछा जाता है, प्री में हो चाहे कोई भी एग्जाम में हो। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, तो उसी दिन ये सम्मान दिया गया। छत्तीसगढ़ के 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सम्मान मिला है। तो 2 पंचायत कौन कौन से है? तो ग्राम पंचायत नागम, ये का जिला
सरगुजा। जनपद पंचायत लुंड्रा के अंतर्गत आता है कौन सा? ग्राम पंचायत नागम को। इसको गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सम्मान मिला है। किसको? ग्राम पंचायत नागम को गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन श्रेणी में। कौन सी जिला का है ये ग्राम पंचायत? जिला सरगुजा का है। साथ में याद रखेंगे ग्राम पंचायत सांकरा। ग्राम पंचायत सांकरा नगरीय पंचायत के अंतर्गत आता है, जिला धमतरी। इसको स्वस्थ पंचायत थीम में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ग्राम पंचायत नागम और ग्राम पंचायत सांकरा का नाम याद रखेंगे आप। नागम वाला कहाँ का है? जिला सरगुजा का है। इसको गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन की श्रेणी में सम्मानित किया गया। साथ में ग्राम पंचायत सांकरा को किससे सम्मानित किया गया? जिला धमतरी स्वस्थ पंचायत थीम। गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इसको ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। गोधन न्याय योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इससे पहले इसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड, इसके साथ ही इलेट्स इनोवेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। गोधन न्याय योजना, आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किस तारीख को हुआ था, किस वर्ष हुआ था, ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे। अब थोड़ा आईएमपी पृथ्वी अवार्ड 2023। तो पृथ्वी अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को। जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का लघु वनोपज संघ है उसको पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। कौन सी श्रेणी में? तो ईएसजी श्रेणी में। ईएसजी से क्या तात्पर्य है? इन्वायरमेंट, सोशल वेलफेयर और गवर्नेंस, मतलब पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को पृथ्वी अवार्ड 2023 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जो दो महिला स्व सहायता समूह जो होती है, वैसी दो स्व सहायता समूह को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो वो स्व सहायता समूह कौन कौन सा याद रखते हैं? पहला है जय बूढ़ादेव स्व सहायता समूह, जुनवानी, जिला कबीरधाम। ये जुनवानी अपना ये भिलाई वाला नहीं है भाई, भिलाई वाला नहीं है, ये कबीरधाम जिले वाला है। जय बूढ़ादेव स्व सहायता समूह जुनवानी। तो कबीरधाम में इसको कैसे याद रखें? कबीरधाम में कौन सी जनजाति अधिकतर रहती है? तो बैगा जनजाति। और बैगा जनजाति किसको मानती है? बूढ़ादेव को। तो जय बूढ़ादेव कहाँ वाले? कबीरधाम वाले, जुनवानी के। उसके बाद वर्षा स्व सहायता समूह आसना, जिला बस्तर। आसना में बादल एकेडमी बनाया गया है। बादल एकेडमी का फुल फॉर्म आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे। बादल एकेडमी बनाया गया कहाँ? आसना में। आसना का ही वर्षा स्व सहायता समूह को पृथ्वी अवार्ड्स में सम्मानित किया गया। दो स्व सहायता समूह का नाम याद रखेंगे, एक जय बूढ़ादेव और एक वर्षा स्व सहायता समूह। एक है कबीरधाम वाला और एक है जिला बस्तर वाला। ऑपरेशन विकास। ऑपरेशन विकास, अब मैं पिछले बार पढ़ाई थी ऑपरेशन मुस्कान। मुस्कान में क्या था? जो गुमशुदा बच्चे जिनको वापस उनके परिवार से मिलाया गया था, तो अगर कोई भी बच्चा खोया रहता है, अगर वो अपने परिवार से मिल जाता है तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित था? गुमशुदा बच्चों से संबंधित था। ये क्या है? ये है ऑपरेशन विकास। तो ये ऑपरेशन विकास जो है वो छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। ये बस्तर क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। किसका? ऑपरेशन विकास। इसका उद्देश्य क्या है? तो बस्तर में बंदूक की गोली के साथ विकास कार्यों से नक्सलियों को चोट पहुंचाना है। जैसे कि बस्तर के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां बस्तर में बंदूक की गोली के साथ, मतलब एक तो नक्सलियों को रोकना है, इसके साथ ही वहाँ क्या करना है? विकास कार्य भी बने, सड़कें बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, तभी न जाकर वहाँ का क्या हो पाएगा? अच्छे से विकास हो जाएगा। और विकास जो हुआ, लोग जब बढ़े, मुख्य धारा से जुड़े, तो नक्सलियों का क्या होगा? खात्मा होगा। तो नक्सलियों को चोट पहुंचाने के लिए ऑपरेशन विकास लाया गया, मतलब बंदूक की गोली के साथ विकास कार्य। ये क्या है? ऑपरेशन विकास छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा बस्तर क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। मैं लाइन को बार बार इसलिए दोहराती हूँ ताकि वो चीजें आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, कई बार हमको पढ़ने से याद नहीं होता लेकिन सुनने से याद हो जाता है। ठीक है, एक दो बार हम लोग जैसे सुने रहते हैं तो चीज हमारे दिमाग में बसा हुआ रहता है, और ऑप्शन देख के तो हम लोग पक्का इसका आंसर क्या हो गया लगा लेंगे। 33वां देखते हैं, मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। इसमें क्या होगा? एक मोबाइल यूनिट रहेगी, वैन, कॉल करेंगे जैसे किसी भी पशु को कोई बीमारी हो गई है या वो चोटिल हो गया है तो फोन करने पर वो वैन आएगी और उसका क्या करेगा? उपचार करेगा। ये मोबाइल चिकित्सा योजना, इसका शुभारंभ हुआ 20 अगस्त 2023 को। शुभारंभ स्थल कहाँ है? महासमुंद में। और इसके लिए टोल फ्री नंबर क्या?
1962 किसके लिए? मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के लिए। मितान के लिए क्या बताई थी? 14545। ये क्या था? 1962 क्या था? मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। मैंने यहाँ पर इमेज नहीं डाला है क्योंकि इमेज डालने से ये बहुत बड़ा हो जाता है पीडीएफ, और अभी क्विक रिवीजन के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको ये पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क। अभी तक हम लोगों ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का नाम सुना था, और ये कौन सा है? अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में क्या हो रहा था? ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा था, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा था। ये अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क है, ठीक है। जो शहरी क्षेत्र के गरीब तबके के लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का लाया गया। ये कब लाया गया? 1 जुलाई 2023 को। इसका शुभारंभ कब किया गया? 1 जुलाई 2023 को। महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, ये है वीपा, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क एरिया। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? रीपा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क एरिया। अब पढ़ेंगे वीपा। 1 जुलाई 2023। राज्य के 58 नगरीय निकायों में संचालित है। 58 कैसे? 14 नगर निगम, 44 नगर पालिका, हो गया 58 टोटल। तो ये 58 नगरीय निकाय में क्या है? संचालित है। क्या? अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के अनुसार वर्तमान में 67 प्रकार के लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के द्वारा कितने लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है? तो 67 प्रकार है। पहले हम लोग पढ़ते थे 65, अब ये 2 और बढ़ गया, अब टोटल कितना हो गया है? 67। तो 65 तो बहुत लोगों को याद होगा, बट ये 67 याद नहीं होगा, तो अब क्या याद रखना? 67 ही याद रखना, 67, ठीक है। 67 लघु वनोपज को क्या कर रहे हैं हम लोग? एमएसपी पर इसकी खरीदी कर रहे हैं। और फेमस 39वां चक्रधर समारोह 2023, मतलब चक्रधर समारोह हर वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायगढ़ जिले में आयोजित किया जाता है। तो इस बार आयोजित किया गया, उसका क्रम क्या था? 39वां क्रम था चक्रधर समारोह का। ये 19 सितंबर से 21 सितंबर तक आयोजित किया गया। रायगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। राजा चक्रधर के बारे में आप लोग जानते होंगे, कथक से जुड़े हुए थे ये, रायगढ़ रियासत के राजा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश डब्ल्यू.ए. शशांक का निधन। जो हमारे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है, बिलासपुर में अवस्थित है, उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, पहले चीफ जस्टिस कहाँ के? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के। कौन थे? तो डब्ल्यू.ए. शशांक थे। इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। तो क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से भी है, जैसे कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो डब्ल्यू.ए. शशांक थे, है ना। जैसे कि जो चीज करंट में रहता है, अभी इनका निधन हुआ है, तो ये जो पुराना वाला क्वेश्चन है वो फिर से रिपीट करके पूछ सकते हैं। कई बार हमको लगता है ऐसा थोड़ी ना पुराना क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वो करंट से रिलेट करके पुराना क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, डब्ल्यू.ए. शशांक। और इसके साथ ही याद रखेंगे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो थे विद्यारतन भसीन जी, उनका भी निधन हो गया था अभी हाल फिलहाल में, तो उनका नाम भी याद रखेंगे। एक फेमस यूट्यूबर थे देवराज पटेल, वो ऐसा था ना उनका, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है, याद आ रहा होगा आपको, उनका भी निधन हो गया। तो जो चीज़ चर्चे में रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उनके निधन पर 2-3 पोस्ट किए थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तो उनका नाम भी चर्चे में आया था और वो फेमस भी हुए थे बीच में बहुत, उनका निधन हुआ। इन तीनों का नाम आप लोग याद रखेंगे, डब्ल्यू.ए. शशांक, विद्यारतन भसीन जी और देवराज पटेल। उनका नाम याद नहीं रखोगे तो दिल से बुरा लग जाएगा, तो याद रखना उनका नाम। 38वां है भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान। भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान, ना कि छत्तीसगढ़ का। तो सोचो, यहाँ हमारा नाम आ रहा है कौन सा? गेवरा कोल माइंस। गेवरा कोल माइंस कहाँ है? कोरबा। कोरबा को वैसे भी छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहा जाती है। तो कोरबा के गेवरा कोल माइंस क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कोल माइंस है। यहाँ वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 22-23 की बात करें, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल उत्खनन कितना हुआ है? 50 मिलियन टन उत्खनन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल उत्खनन कितना है? तो 50 मिलियन टन है। और ये भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान है। कौन सा? गेवरा कोल माइंस। कहाँ है? कोरबा में है। 23वां वसुंधरा सम्मान 2023। वसुंधरा सम्मान
जिसका क्रम कौन सा है 23वां। तो ये किसको मिला? श्री सुधीर सक्सेना। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री सुधीर सक्सेना जी। इनको 23वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया। 22वां वसुंधरा सम्मान अगर पूछे तो लीलाधर मंडोई जी को इससे सम्मानित किया गया था। ये कौन सा है? ये 23वां वसुंधरा सम्मान है। ये मिला है श्री सुधीर सक्सेना जी को। चलिए देखते हैं नवीनतम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास। ये सुपर क्रिटिकल पावर थर्मल पावर स्टेशन है। इसका शिलान्यास किया गया कोरबा में। अभी ही मैंने बताया कि कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। तो यहाँ इस थर्मल पावर स्टेशन का स्थापना किया जाएगा। इसका शिलान्यास हो चुका है 29 जुलाई 2023 में। 29 जुलाई 2023 को इसका शिलान्यास किया गया। और ये जब बन जाएगा तो ये प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक संयंत्र होगा, प्रदेश का सबसे बड़ा। तो इसका क्षमता कितना है? कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना हो जाएगा? 1320 मेगावाट। मतलब इसमें 660 के 2 यूनिट लगेंगे और टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना होगा? 1320 मेगावाट। याद रखेंगे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो कोरबा में बनाया जा रहा है। कुल क्षमता कितना है इसका? तो 1320 मेगावाट है। 660 के 2 यूनिट लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है राम वनगमन पर्यटन परिपथ योजना। प्रथम चरण का 10वां स्थान कौन सा है? तो चंपारण। हम लोग को प्रथम चरण का 9वां स्थान तक सबको याद है, लेकिन ये जो 10वां स्थान है चंपारण वो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो प्रथम चरण में शुरू में 9 स्थानों को चिन्हित किया गया था, लेकिन फिर हाल फिलहाल में चंपारण्य को उसके 10वें स्थान के रूप में घोषणा किया गया। बाकी 9 स्थान कौन कौन सा है? तो सीतामढ़ी हरचौका कहाँ है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में। रामगढ़, सरगुजा, तुरतुरिया, बलौदाबाजार, सिहावा, चंदखुरी, चंपारण्य हो गया। उसके बाद जगदलपुर, रामाराम, ये सब प्रथम चरण में चयनित स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023। ये बहुत ही चर्चे में रहा था राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, क्योंकि ऐसा महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार किया गया था। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 1 जून से 3 जून के बीच इसका आयोजन किया गया था। कहाँ? तो रायगढ़ में, रामलीला मैदान रायगढ़ में इसका आयोजन किया गया था 1 जून से 3 जून के बीच। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव ये इसलिए और खास होता है क्योंकि यहाँ न केवल देश के अलग अलग रामायण मंडली ने मतलब भाग लिया, अपितु क्या हुआ, कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे मतलब बाहर से भी क्या हुए, बाहर के दलों ने भी इसमें प्रस्तुति दी। कंबोडिया और इंडोनेशिया के दल आए थे, इन्होंने रामायण की प्रस्तुति दी। लेकिन ये याद रखना हमको जरूरी है कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान मिला कर्नाटक को, दूसरा स्थान मिला असम को और तीसरा स्थान मिला झारखंड को। पहला स्थान मिला कर्नाटक को, इसको मिली 5 लाख की राशि, दूसरे वाले को 3 लाख की राशि और तीसरे वाले को 2 लाख की राशि से सम्मानित किया गया। कर्नाटक, असम और झारखंड राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में विजय दल। क्वेश्चन आ सकता है कि किस अलग देश के प्रतियोगी दलों ने इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था? तो क्या लेंगे? कंबोडिया और इंडोनेशिया के। पहला कौन आया? तो कर्नाटक आया, दूसरा कौन आया? तो असम आया, थर्ड कौन आया? तो झारखंड। पहला 5 लाख, दूसरा 3 लाख, तीसरा 2 लाख। अब देखो ये बाकी सब 1 लाइनर है, यह इसको पहले भी बता चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके पुराना वीडियो देखिए, वहां से बहुत कुछ रिवीजन हो जाएगा आपका। इसको सिर्फ 1 लाइनर याद करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया? डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को बनाया गया। किसका? राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष प्रेमसाय सिंह टेकाम जी को बनाया गया। ये पहले हमारे कैबिनेट मंत्री थे छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के, लेकिन फिर वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनको राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो पहले जब ये कैबिनेट मंत्री थे तो इनके पास कौन कौन सा विभाग था? तो इनके पास स्कूली शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग, सब किसके पास था? तो प्रेमसाय सिंह टेकाम के पास था। जब ये हट गए कैबिनेट मंत्री के पद से तो फिर मोहन मरकाम जी को क्या बनाया गया? नया कैबिनेट मंत्री बनाया गया और इनको
अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग का मंत्री बनाया गया। किसको? तो मोहन मरकाम जी को। और साथ ही में स्कूली शिक्षा विभाग और सहकारिता विभाग रविंद्र चौबे जी को दिया। क्योंकि हमारे सहकारिता का एग्जाम होने वाला है, तो पहले ये मंत्री थे, अभी कौन मंत्री है? रविंद्र चौबे मंत्री है। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा कि वर्तमान में कौन मंत्री है, तो वर्तमान में लेंगे रविंद्र चौबे। लेकिन कौन थे, कौन थे ऐसा आएगा, तो डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम जी थे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी। 12 जुलाई 2023 से इन्होंने पद लिया। किसका? छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष। तो जब दीपक बैज जी अभी प्रदेश अध्यक्ष बने, तो पहले कौन थे? तो पहले मोहन मरकाम जी क्या थे? प्रदेश अध्यक्ष थे। बाद में वो कैबिनेट मंत्री बन गए, प्रेम सिंह टेकाम जी का स्थान ले लिए, और इनका स्थान कौन ले लिया? फिर दीपक बैज। ये जो बस्तर साइड का लोकसभा सीट है उसकी क्या है? सांसद है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो श्री नंद कुमार साय जी को बनाया गया। श्री नंद कुमार साय पहले भाजपा नेता थे, अब ये इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, और ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले नेता प्रतिपक्ष थे। मतलब जो छत्तीसगढ़ का पहला विधानसभा था उसके पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे? श्री नंद कुमार साय जी थे। इनको अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का गठन कब किया गया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कि इनको बनाया गया है, तो ये बनाया गया श्री अमित अग्रवाल जी को बनाया गया है। ये छत्तीसगढ़ कैडर के IAS ऑफिसर रहे हैं श्री अमित अग्रवाल जी। इन्होंने सामंत गोयल नहीं, इन्होंने सौरभ गर्ग जी का क्या लिया है? स्थान लिया है। अमित अग्रवाल जी किसका स्थान लिया है? तो सौरभ गर्ग का। ये जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, सब लोग के पास आधार कार्ड होगा, तो पीछे में देखना है इसका नाम लिखा रहता है। आधार कार्ड इसी के द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। तो इसके CEO किसको बनाया गया है? अमित अग्रवाल जी। इसका नाम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ कैडर से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं, इसीलिए इसका नाम हम लोग याद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत की खुफिया एजेंसी रॉ। हर देश का एक खुफिया एजेंसी होता है, तो हमारे देश में किस नाम से होता है? रॉ। तो रॉ के चीफ किसको बनाया गया? श्री रवि सिन्हा जी को बनाया गया है। ये छत्तीसगढ़ कैडर के IPS ऑफिसर थे, इसलिए हम लोग इसका नाम याद करें, श्री रवि सिन्हा जी। इन्होंने सामंत गोयल जी का स्थान लिया है, रवि सिन्हा जी ने। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो सौरभ गर्ग। तो यहां तक याद हुआ। नेक्स्ट क्या है? भारत के प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF, जो वन विभाग होता है उसके मुख्य क्या होता है? प्रधान मुख्य वन संरक्षक। वो कौन बने हैं? V श्रीनिवास राव। इनका भी हाल फिलहाल में इनकी नियुक्ति हुई है, V श्रीनिवास राव। PCCF किनको बनाया गया? V श्रीनिवास राव को। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन, यह भी बहुत ही चर्चे में आया था। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन तो ये बनाया गया है सुकमा में। सुकमा में कहाँ? तो चिटमिटनी मंदिर रामाराम सुकमा। इसको राम वनगमन पथ पर्यटन परिपथ योजना के तहत इसका क्या किया गया है? विकास किया गया है। इसमें क्या है? पत्थरों को कलाकृति करके बनाई गई है, मतलब पत्थरों में मुख की जो आभा है उसको करी गई है, मतलब कोई उदास है, कोई खुश है, तो ये क्या? रॉक गार्डन। और इसमें साथ ही रामायण का जो भी कथा है उसको पत्थरों में उकेरा गया है। इस कहाँ देखने मिलेगा ये हमको? रॉक गार्डन सुकमा। और वो भी कहाँ? चिटमिटनी मंदिर रामाराम सुकमा में। लास्ट है आज का। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी। पहले कितना किया जाता था? तो पहले 15 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की जाती थी हमारे छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब कितना किया जाएगा? 1 एकड़ में कितना क्विंटल हम धान बेच पाएंगे? 20 क्विंटल पर एकड़। और इसके साथ ही में याद रखेंगे जो धान का मूल्य होगा वो 2183 रुपया पर क्विंटल रहेगा। कितना रहेगा? 2183 रुपया सामान्य धान के लिए, लेकिन ए ग्रेड धान के लिए रहेगा 2203 रुपया पर क्विंटल। तो कितना एकड़ में? 20 क्विंटल पर एकड़ धान खरीदेंगे। कितना में खरीदेंगे सामान्य धान को? तो 2183 रुपये पर क्विंटल में खरीदेंगे। और इसके साथ ही अगर ए ग्रेड धान की बात की जाए तो 2203 रुपये में क्या किया जाएगा?
धान की खरीदी किया जाएगा। 1 नवंबर 2023 से खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 का धान खरीदी स्टार्ट होने वाला है। 1 नवंबर से कब तक चलेगा, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब तक चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारा आपका कवर हो गया होगा। एक पार्ट मैंने पहले ही करा चुका, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके पहला पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कराई हैं लेटेस्ट वाले। इसके साथ ही जो पुराने करंट अफेयर है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस वाले, तो उसका मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने करंट अफेयर की तैयारी पूरे तरीके से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।